हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 9th में आप पढ़े थे, उसी को मैंने रिकॉल कराया था। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बताया था वैलेंसी याद करने के लिए। अगर आई होप कि आपको वैलेंसी याद है, अगर नहीं याद है तो वैलेंसी आप लिख लीजिए वहाँ से जाकर, फिर उसके बाद कॉपी सामने खोले रहिए, फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि बिना वैलेंसी के आप केमिकल रिएक्शन को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर अपने से करना चाहते हो तो अपने से करने के लिए आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या है, चैप्टर है। अब ये आपका जो चैप्टर है, अब इसी को हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो चैप्टर के बारे में कैसे पता होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि आपके पास कोई पदार्थ है, कोई दूसरे पदार्थ के साथ उसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद कोई तीसरा पदार्थ बने, और वो जो तीसरा पदार्थ रहे, बना हुआ तीसरा पदार्थ है, उन दोनों से अलग होना चाहिए। मतलब इसका गुण अलग हो और उन दोनों का गुण अलग हो। अगर ऐसा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट कोई भी ए है और उसको मैं बी के साथ मिलाया, और मिलाने के बाद वो सी बन गया। और इसमें जो ए है, ए की प्रॉपर्टी, गुण, जो भी गुण है, इसका गुण जो होगा वो मान लेते हैं ए स्मॉल ए, इसका गुण जो होगा वो स्मॉल बी, और इसका जो गुण बना वो स्मॉल सी। तो इन दोनों से ये सी अलग है कि नहीं, कि ए भी जैसा ही है, तो अलग है। तो जब अलग हो और अलग चीज़ बने तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? देखो, बोलोगे वह प्रक्रिया, ध्यान सुनो, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म या नए गुणधर्मों के साथ साथ मतलब वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो गया परिभाषा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जो भी ये दोनों हैं,
इन दोनों से ये क्या होगा, बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग, कुछ भी मैच ना हो। एक आध दो प्रॉपर्टी मैच हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया में आपका मिला, एक मिला ए, एक मिला बी, और इससे बना सी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सी ही बने, डी बन सकता है, ई बन सकता है, ये अपने अनुसार बनेंगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, एरो के इस साइड आप बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष होता है, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष दायां पक्ष, अब केमिस्ट्री तो है, मैथ तो है नहीं, दायां बायां बोलोगे, यहाँ केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में लेफ्ट हैंड साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अभिकारक। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अभिकारक। और इस साइड जो होता है उसे बोला जाता है उत्पाद, उसे क्या बोला जाता है, उत्पाद। अब आपसे पूछेगा कि अभिकारक क्या होता है, आपसे क्या पूछेगा, अभिकारक, नया हेडिंग होगा आपके सामने, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक आप देखो ध्यान से, ये पूरा ABCD जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में AB क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेते हैं, बस यही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखोगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि उत्पाद क्या है, आपसे क्या पूछेगा, उत्पाद क्या है। अब उत्पाद का मतलब समझते हैं। उत्पाद देखो, उत्पाद का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसके बाद ये प्राप्त होते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ, कहाँ चला गया, पदार्थ भाग लेने के बाद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं, बस यही चीज लिखो, वे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके अभिकारक और उत्पाद का परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो के पहले जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं और एरो के बाद वाले उत्पाद होते हैं। अब आपसे मैं एक केमिकल रिएक्शन, अब जैसे केमिकल रिएक्शन पढ़े तो कोई केमिकल रिएक्शन वाला एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं मैग्नीशियम,
ठीक है, चल ये रहने दो। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जानते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी जानते हो, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Mg, क्या लिखते हैं Mg, क्या लिखते हैं Mg। ऑक्सीजन को हम लोग लिखेंगे O2। अब पहली समस्या क्रिएट हुआ कि यहाँ Mg2 क्यों नहीं हुआ, यहाँ O2 क्यों हो गया। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ आपको कि कौन कौन से एलिमेंट 2 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट 2 के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि जितने भी आपको गैस मिलेंगे वो 2 के फॉर्म में होंगे, और जो भी मेटल या सॉलिड मिलेंगे वो सिंपल होंगे, जो भी नाम रहेगा वही लिखेंगे। अब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत बच्चे होंगे कि MgO2 ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही लिखने का तरीका क्या है, सही लिखने का तरीका क्या है, तो आयो देखते हैं हम लोग। Mg क्या है, Mg, ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक, ये ठीक है। ये क्या है Mg, ये क्या है O2, सिर्फ O लिखेंगे, ठीक है। O2 हम लोग सिर्फ ए, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं। Mg की संयोजकता 2 होती है और O2 की संयोजकता 2 होती है। संयोजकता पर ही डिपेंड करता है कि जो बनता है वो क्या बनेगा। दोनों की संयोजकता 2-2 है, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। एक जो बचा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बना, तो ये बना MgO बना, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक एक है, एक का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाता है पानी। क्या, पानी ना लिखकर हम लोग लिख लेते हैं जल, क्या बनाता है, जल, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, याद रखना, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस H होगा, 2 हो गया, ऑक्सीजन भी गैस है तो 2 हो गया। अब क्या H2O2 लिख दूँ, H2O2, तब भी गलत हो जाएगा। क्या मैं HO लिख दूँ, तब पर भी गलत हो जाएगा। एक्चुअल फार्मूला होता है H2O, क्या होता है H2O। तो कैसे इसका 2 तो हो गया, इसका 2 कहाँ चला गया, ये समस्या आएगी आपको। तो इस समस्या को हल करने के लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। चलिए देखिए, ये है H, ये है H, ये है O, ये है O। H की संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, ये 2 यहाँ गया, ये 1 यहाँ गया। बैलेंस संयोजकता आपस में इंटरचेंज बदल जाती हैं। और ये H के पास कौन आया, 2, H के पास कौन आया, 2, तो मैंने लिखा H के पास 2 आ गया। O के पास कौन गया, 1, तो 1 लिखते नहीं, तो ये हो गया 1, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे लिखने के लिए चलो बहुत हो गया, कुछ केमिकल रिएक्शन आप कभी देखकर भी बताते हो कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई बर्तन है, बर्तन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लैब में देखे होंगे किसी का रंग चेंज हो जाता है, ऐसा होता है ना, गैस निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, उसके स्टेट बदल जाते हैं, अवस्थाएँ बदल जाती हैं, कोई ठोस होता है वो गैस में बदल जाता है। तो ये सब आपको देखने में मिलता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या गुण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो
हम लोग पकड़ लें कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो नई हेडिंग हम लोग इसकी बनाते हैं, क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लेते हैं, अब ये ऊपर हो गया। ठीक है, चल तो हम लोग आगे बात करते हैं, लक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण दिखता है गैस। तो पहला लक्षण लिखे, गैस का निकलना। पहला लक्षण क्या है, गैस का निकलना, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण जो है लिखोगे अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा जो लक्षण आएगा वो देखा जाएगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा जो होगा वो होगा अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और पांचवा और लास्ट, तापमान में, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ये 5 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान देखते जाते हैं। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी ये 5 है उनको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सीखेंगे। अब पांचों एक ही क्लास, इसी क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो आज के क्लास में सिर्फ ये 2 मैं कवर करूँगा, सिर्फ ये 2, और बचे हुए अगली क्लास में ये 3 मैं कवर करूँगा। ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों की बात करते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हम लोग का गैस का निकलना, गैस का निकलना, ये मेरा हो गया हेडिंग। ठीक है, अब गैस का निकलना किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो सब कुछ डिपेंड है किस पर, रासायनिक अभिक्रिया पर। तो रासायनिक अभिक्रिया करके देखते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है तनु सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम, सोडियम, ये बनेगा, ये बनेगा आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इनका हम लोग सिंबल लिखते हैं। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अब ये आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि चैप्टर 2 आप नहीं पढ़े हो और चैप्टर 2 अम्ल क्षार लवण है,
तो यहाँ पर यूज़ देखो अम्ल किया जा रहा है, तो अम्ल जो है वो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ लोगे। अभी के लिए आप याद कर लो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। और सोडियम का आपको याद होना चाहिए Na होता है। अब बचा आगे वाला देखो कैसे होगा। सोडियम सल्फेट लिखा है, क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम आपको पता होना चाहिए Na होता है, और सल्फेट आपको पता होना चाहिए SO4 होता है। अब कहोगे सर हम अभी तक तो बताए नहीं, लेक्चर तो यहाँ तक आगे मैंने देख लिया, SO4 का जिक्र ही नहीं किया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, SO4 जो है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद है, इसका मतलब मैंने पहले लेक्चर में ये सब बताया है। अब ये बताया है तो इसकी बैलेंसी भी बताई होगी। अब इसकी बैलेंसी तो 1 होती है, इसकी बैलेंसी 2 होती है, मैंने आपको लेक्चर में बताया है। कहाँ पर? इसके पिछले वाले में। अब इस इंटरचेंज होते हैं, कटने लाके तो कटेंगे, नहीं तो इंटरचेंज होंगे, बदलेंगे। तो Na के पास कौन गया? 2। तो Na के पास गया 2। SO4 के पास गया कौन? 1। तो SO4 डायरेक्ट मैं लिख दिया। तो ये था सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसके बाद हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस H2। अब देखो ध्यान से, ये जो लास्ट में तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? गैस है। अब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि आपको गैस दिख रहा है तो इसका मतलब कि गैस निकल रहा है, और गैस का निकलना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। चलो अब जैसे इसको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे बता रहा हूँ, एक लिख के मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने से लिखने की ट्राई करोगे, ठीक है? तो लिखोगे जब सल्फ्यूरिक अम्ल कॉमा सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम, तो ऊपर से देख के मैं लिख रहा हूँ, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर मैं तनु भूल गया तो यहाँ पर आप तनु लिखोगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करके, फिर आगे वाला लिख रहा हूँ सोडियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए यहाँ तक हो गया। अतः इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल न लिखकर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। जब आपको कभी आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण के बारे में बताइए, यदि आप ये एग्जाम्पल देते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कैसे आप बताओगे कि रासायनिक अभिक्रिया है,
ठीक है। अब इसी को देख देख कर आगे आप लिखते जाओगे, बस नाम चेंज होता जाएगा। यहाँ जो रहेगा यहाँ बदल के लिख देना, यहाँ जो रहेगा यहाँ बदल के लिख देना, यहाँ वाला जो रहेगा उसके आगे बदल के लिख दो, वहाँ वाला जो रहेगा वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। समझ में आया? तो आपको ऐसे बदल के लिखते जाओगे, वो बनता जाएगा, हर बार वहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल में चलो हो गया हमारे पास तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रो, अब ये लिख गया इसी में, चलो उसको इरेज कर लेते हैं भाई। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं कैल्शियम, एरो दिया मैंने, क्या दिया? एरो। एरो देने के बाद मेरा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से सुनो, अब कैसे पता चलेगा ये देखो। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl होता है, ठीक है। कैल्शियम मतलब होता है Ca। अब ये समस्या है कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम का Ca, क्लोराइड का Cl, तो क्या ऐसे लिखा जाएगा? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कभी नहीं लिखोगे, हमेशा आप चेक करोगे। कैल्शियम का मतलब Ca और क्लोराइड का मतलब Cl। Ca की वैलेंसी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो Ca के पास 1 आया तो Ca ही रहने देना, Cl के पास 2 गया तो इसलिए Cl2 लिख दिया, CaCl2। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, तो ये मैंने H2 लिख दिया, ठीक है। तो फिर से मुझे क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। अब हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया तो इस रिएक्शन से हम लोग को क्या पता चला कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में भी आपको ये मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला है हम लोग के पास, पहला हो गया अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि आपके पास देखो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम लोग को समझना होता है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। आप मोमबत्ती देखे हो, मोमबत्ती की अवस्था सॉलिड, अगर जलाते हो तो पहले सॉलिड, आपको मोम जलता है तो पिघलता भी है, थोड़ा सा जलाते समय पिघलता है तो लिक्विड भी दिखा, उसके कुछ समय बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। मोमबत्ती के अंदर थ्रेड होता है, रस्सी होता है, रस्सी जलकर गैस बन जाता है, तो ये हो गया गैस। तो पहले सॉलिड था केवल, अब वो तीनों अवस्था में पाया गया, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा और लेना होगा तो लकड़ी वही चीज़ सॉलिड रहता है, जलाओगे तो राख बचता है, राख जो होगा वो सॉलिड होगा, कुछ गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। कुछ लकड़ियाँ जो होती हैं, जो लकड़ी होती है वो गीली होती है, तो उसके साथ कभी कभी लिक्विड भी निकल जाता है, द्रव भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन समझ में आया? तो अवस्था में परिवर्तन समझ में आने क्या बहुत ईजी है आपके लिए, बस एक नज़र घुमा लो, देख लो मोमबत्ती, लकड़ी, ये आपका क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। आप कोई भी कागज़ भी जलाते हो तो ये क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन है। तो अवस्था में कुल मिला के परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपसे बोला था कि अगला जो 3 है वो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।